मैं सचिन सर, हमारे यूट्यूब चैनल त्रिम्फ विद सचिन सर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वर्तमान में कोविड-19 का दौर चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लगातार न्यूज़ आपको मिल रही होगी कि अक्टूबर के बाद लगातार पेपर पे पेपर हैं और इन पेपरों में सबसे इम्पोर्टेंट पेपर आपका पीसीएस 2020 और इसके ठीक पहले आरओ 2016 वाला है। इसके लिए एक सही रणनीति बनानी होगी आपको। इस सही रणनीति में क्या होगा कि अभी तक आप जानते थे कि सिर्फ 5 जगहों से ज़्यादा प्रश्न आते थे, यानी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से और इकोनॉमी से। परंतु अब सन 2019 का पीसीएस का पेपर आपने उठा के देखा होगा या फिर पिछले आयोग के पेपर उठा के जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। पर्यावरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी स्पेशल से आ रहा है और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर से और जनगणना से भी पूछा जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य होगा कि पहले ऐसे टॉपिक को क्लियर किया जाए जहां से कम में ज़्यादा क्वेश्चन फंसाया जा सके। अब तक आपके YouTube चैनल पे पर्यावरण के वीडियोस पड़े हुए हैं। अब हम लोग एग्रीकल्चर को टारगेट करते हैं, यानी भारतीय कृषि को। भारतीय कृषि एकदम सटीक पढ़ना है आपको। मार्केट में ढेर सारी किताबें हैं, किसी भी किताब को आप छूने की आवश्यकता नहीं है। हमारी गारंटी है कि बेसिक टू यूपीएससी यानी बेसिक समझ से लेकर के जितने क्वेश्चन अब तक भारतीय कृषि से आए हैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। एकदम गागर में सागर भरने वाली यह क्लास होगी। और इस क्लास के बाद जैसे ही कृषि यानी एग्रीकल्चर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद 50 प्रश्नों का एक पेपर होगा और उस पेपर को मैं फिर से डिफाइन करा दूंगा। और इस पेपर को डिफाइन करने के बाद 100% गारंटी है कि एग्रीकल्चर से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मित्रों, भारतीय कृषि। आप लोग बस सहयोग बनाए रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। ठीक है, आइए थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं। तो भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का ऋण कहा जाता है तथा भारतीय कृषि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो वन है, खनन है, पशुपालन है और मत्स्यन है। यह भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था में यानी जीडीपी में 16.1% का योगदान प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर का है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय कृषक अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, कृषक अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। परंतु वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। सेवा अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। अब प्रश्न यह है कि कृषक और सेवा अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं क्या होंगी। समझिएगा, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान प्राइमरी सेक्टर का होता है तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। और वर्तमान में भारत में कितना है प्राइमरी सेक्टर का योगदान? 16.1%। यानी यह तो कृषक अर्थव्यवस्था नहीं है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिस देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान उद्योगों का हो। और वर्तमान में उद्योगों की बात की जाए तो 29.6% जो है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में। यानी भारत की अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं है। परंतु यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान सर्विस सेक्टर का हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था यानी सर्विस इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सर्विस का योगदान कितना है? 54.3%। यानी भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है? भारत की अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से निर्भर है और जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ भी रही है। यानी अगर देखा जाए तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? गुणात्मक दर से बढ़ रही है।
जबकि खाद्यान्न का उत्पादन क्या हो रहा है, अंक गणती दर से बढ़ रहा है। समझने का प्रयास करिए। जनसंख्या आपकी कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या आपकी गुणात्मक दर से बढ़ रही है। गुणात्मक दर का मतलब होता है कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 ऐसे बढ़ रही है। जबकि दूसरी तरफ आपके खाद्यान्न का उत्पादन क्या है, अंक गणती दर से बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 अंक गणती दर से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जनसंख्या का दबाव कृषि पर बढ़ता चला जाएगा। समझिएगा कि अगर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, गहन जीवन निर्वाह कृषि करनी पड़ेगी। गहन जीवन निर्वाह कृषि करनी पड़ेगी। गहन जीवन निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है कि जब जोत का आकार, जब खेत का आकार छोटा हो और इस छोटे से खेत में आप ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो इसे ही गहन जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पैतृक संपत्ति के विभाजन का जो अधिकार है, यानी लगातार आपका खेत बढ़ता जा रहा है परिवार में, तो इससे क्या होगा, जोत का आकार आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जोत के आकार का कम होने का मतलब है कि अब आप उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, अर्थात गहन जीवन निर्वाह कृषि आपको करनी पड़ेगी। उम्मीद है समझ गए होंगे यह। फिर समझिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो एग्रीकल्चर बड़ा मजेदार चैप्टर है, समझिएगा। एक कृषि होती है दहन और कर्तन, दहन व कर्तन कृषि। समझिए कि यह दहन और कर्तन कृषि है क्या। इसे ही शिफ्टिंग कृषि भी कहते हैं, शिफ्टिंग कृषि कहते हैं, या इसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या इसी कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। आप तो नाम सुने होंगे। इसी को झूमिंग कृषि यानी पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। समझने का प्रयास करिए। इसमें परिभाषा क्या हुआ कि यदि किसी स्थान पर जंगलों को काटा जाए, जलाया जाए, जंगलों को काटा जाए, जलाया जाए और खेती की जाए, और 2 वर्ष से 3 वर्ष के बाद जब ऐसे स्थान का उत्पादन कम होने लगे, तो इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर फिर से जंगल को काटा जाएगा, जलाया जाएगा, कृषि की जाएगी। फिर 2 से 3 दिन के बाद फिर उत्पादन कम होगा, फिर तीसरे स्थान पर फिर से जंगल को काटा जाएगा, जलाया जाएगा, कृषि की जाएगी। यह पर्यावरण को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली कृषि होती है। यह झूमिंग कृषि यानी झूम कृषि जो कहते हैं, इसे सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार की कृषि को प्रतिबंधित किया गया है। परंतु असम और नागालैंड जैसे भारत के पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर के स्टेट सबसे ज़्यादा इस दहन और कर्तन कृषि से प्रभावित हैं। इससे इतने से नहीं, कुछ और भी प्रश्न आते हैं, जैसे समझिएगा कि इंडोनेशिया में इसी कृषि को क्या कहते हैं, लेदांग कृषि कहते हैं, लेदांग कृषि कहते हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में इसी कृषि को चिन्या कृषि के नाम से भी जाना जाता है, या म्यांमार में इसी कृषि को तुंग्या कृषि भी कहते हैं। इसी कृषि को ब्राज़ील में इसी कृषि को रोका कृषि कहते हैं, रोका कृषि कहते हैं। इसी कृषि को आपके मैक्सिको व मध्य अमेरिका में इसी कृषि को मिल्पा कृषि कहते हैं, मिल्पा कृषि।
इसी को छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में इसे ही दीपा कृषि कहते हैं, दीपा कृषि कहते हैं। और पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट आप जानते हैं, पश्चिमी घाट पर इसी कृषि को कुमारी कृषि के नाम से भी जाना जाता है, कुमारी कृषि को भी जाना जाता है। और इसके सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला जो शब्द है वह कौन सा है? झूमिंग कृषि। आराम समझ जाएंगे। झूमिंग कृषि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी यह मिलाने वाला क्वेश्चन आता है, सूची 1 सूची 2 वाला। ऐसे प्रश्न तो आपसे गलत नहीं होंगे। अब समझिएगा, भारत के कृषि मंत्री की बात करें तो आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के पहले सन 1946 में, देश की आज़ादी के पहले सन 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था। यह जो कैबिनेट मिशन आया था इसके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य आपका था अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था? दूसरा इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा पर कभी चर्चा किया जाएगा। अभी अंतरिम सरकार देखते हैं। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो इसमें देश के पहले कृषि मंत्री, देश के पहले कृषि मंत्री किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में और आज़ादी के बाद पहला कृषि मंत्री किसे बनाया गया? आज़ादी के बाद स्वतंत्र मंत्रिमंडल का भी पहला कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। सन 2014 से सन 2019 के बीच में हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे, जिन्होंने इंद्रधनुषी क्रांति का नारा दिया था। और सन 2019 के बाद हमारे देश के कृषि मंत्री वर्तमान के कौन हैं? नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भी किस क्रांति का नारा दिया? नीली क्रांति का। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। वर्तमान में मत्स्य के उत्पादन में देखा जाए तो चाइना प्रथम स्थान पे, भारत का दूसरा स्थान है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि अगर नीली क्रांति को बढ़ावा दिया जाए, यानी भारत के आंतरिक क्षेत्रों में मत्स्य का उत्पादन अगर बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया जाए तो ऐसी स्थिति में भारत के समुद्री, चूंकि भारत प्रायद्वीपीय देश है, यानी तीनों तरफ से संभावनाएं मत्स्य उत्पादन के बढ़ने की हैं। और आंतरिक क्षेत्रों में भी अगर मत्स्य का उत्पादन किया जाने लगे तो फिर भारत प्रथम स्थान पे उत्पादन में आ सकता है। इतना समझ में आ जाएगा आपके? समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यह क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां हर बात में क्वेश्चन ही क्वेश्चन छिपा हुआ है। समझिएगा। हरित क्रांति, यहां से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। 15 से 20 क्वेश्चन हरित क्रांति के बारे में समझने का प्रयास करिए। हुआ क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। सन 1959 में देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन नामक एक संस्था का गठन किया। यह संस्था क्या थी? यह संस्था जो थी विदेशी कृषि वैज्ञानिकों का एक समूह था। क्या था? विदेशी कृषि वैज्ञानिकों का एक समूह था यह। और इनका प्रमुख काम क्या था कि सुझाव देना। कैसा सुझाव देना? उत्पादन संबंधित। भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सुझाव देने के लिए भारत में एक संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था फोर्ड फाउंडेशन। इस फोर्ड फाउंडेशन के सुझाव पर क्या हुआ कि सन 1961 में यूपी के अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक कार्यक्रम चलाया गया।
जिसे कहा गया सघन कृषि जिला कार्यक्रम। इसे क्या कहा गया? सघन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से जाना गया। समझने का प्रयास करिएगा। 1959 में फोर्ड फाउंडेशन का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि विदेशी कृषि वैज्ञानिकों का एक समूह था, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए सुझाव देना था। और इसी के सुझाव पर 1961 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सघन कृषि जिला कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। यह थोड़ा सा बैकग्राउंड था, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। इसके बाद हरित क्रांति का दूसरा चरण देखते हैं। कई चरणों में हम मिला के इसे पढ़ेंगे, समझिएगा। जी, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड महोदय ने दिया था। यह हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। और इस हरित क्रांति का प्रयोग सन 1959-60 में पहली बार किसने किया था? नॉर्मन ई बोरलाग ने। नॉर्मन ई बोरलाग ने हरित क्रांति का पहली बार प्रयोग किया था। पहली बार प्रयोग इसका किस देश में हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। और कैसे बीजों का प्रयोग किया गया था? तो बीज किसके थे? गेहूं के बीज थे। उसका नाम क्या था? लर्मा रोजा 64A और सोनारा 64, यही गेहूं के बीजों का नाम था। इन गेहूं के बीजों का प्रयोग करके मैक्सिको में इस हरित क्रांति को लागू नॉर्मन ई बोरलाग ने किया और गेहूं के उत्पादन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। इसीलिए नॉर्मन ई बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यानी हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया और इसका पहली बार प्रयोग सन 1959-60 में नॉर्मन ई बोरलाग ने मैक्सिको में किया था। इसमें गेहूं के 3 बीजों का प्रयोग किया गया था और गेहूं के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज भी की गई। भारत में अगर आए तो भारत में क्या हुआ कि सन 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ और सन 1966 में भयंकर सूखा पड़ा, जानते हैं आप। और इन तीनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ क्या कि भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधनों की कमी थी। उस समय भारत सरकार ने अमेरिका से बीजों के आयात का समझौता किया। परिणाम स्वरूप जो मैक्सिको में गेहूं के बीजों का प्रयोग किया गया था उन बीजों को भारत में लाया गया और भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। यानी कि भारत में हरित क्रांति कब से कब तक हुई? सन 1966 से 67, 1 साल चली थी। फिर उत्पादन बढ़ा, 1 साल और बढ़ा दी गई, फिर उत्पादन बढ़ा 1 साल और। यानी सन 1966 से 69 तक भारत में हरित क्रांति लागू रही। भारत में हरित क्रांति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। किस फसल के साथ प्रारंभ हुआ? यानी हरित क्रांति का प्रारंभ किस फसल के साथ हुआ? खरीफ की फसल के साथ। खरीफ का मतलब धान होता है, याद रहे कि प्रारंभ इसका खरीफ की फसल के साथ हुआ, परंतु इससे सबसे ज़्यादा लाभ किस फसल को मिला? लाभ गेहूं की फसल को मिला, यानी रबी की फसल। रबी की फसल, गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा लाभ मिला और गेहूं के उत्पादन में लगभग 500 गुना की वृद्धि हुई। 500 गुना की वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई थी। इसीलिए हरित क्रांति को भारत में गेहूं क्रांति या आगत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का किस फसल पे पड़ा? तो मोटे अनाजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका रकबा सिमट के रह गया।
गेहूं के नए बीज होने के कारण उन्हीं लरमा रोजा सोनारा नामक बीजों का प्रयोग किया गया और नए बीज होने के कारण इनका रकबा जो गेहूं का था वो बढ़ गया, मोटे अनाजों का रकबा कम हो गया, जिससे उत्पादन में कमी आ गई। और यह हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ ऐसे राज्यों को मिला जहां सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता थी। जैसे सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता कहाँ है? पंजाब में, जिसे 5 नदियों का राज्य भी कहते हैं, हरियाणा में, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यह 3 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। बाकी कुछ क्षेत्र जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, वह क्षेत्र उत्पादन में क्या हुए? पिछड़ गए। हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? हरित क्रांति की जन्मस्थली की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड, या तो ऑप्शन में पंतनगर होगा। किसे कहते हैं जन्म स्थली? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। ये ढेर सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं हरित क्रांति से। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन होगा? या मियां स्वामीनाथन होगा? या फेमस प्रश्न है आपका। आराम से हरित क्रांति संबंधित प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। परंतु हरित क्रांति सिर्फ एक नहीं थी, हरित क्रांति 2 लागू हुई थी। एक हरित क्रांति 1966 से 1969 के बीच में लागू हुई थी। एक हरित क्रांति एपीजे अब्दुल कलाम के नारे पर लागू हुई थी। अब दूसरी हरित क्रांति को इसी के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि दूसरी हरित क्रांति क्या थी। सुनिए, एक नोट्स बनाते रहिएगा। यह जो क्लास आपकी चल रही है, यह रेगुलर क्लास चलेगी लगातार। आपको पहले तो एग्रीकल्चर कंप्लीट कराएंगे और एग्रीकल्चर के बाद करंट अफेयर का महासंग्राम चलेगा। यानी करंट अफेयर आपके पढ़ने और सोचने समझने का पूरा तरीका मैं बदल के रख दूंगा कि करंट अफेयर आखिर पढ़ते कहाँ से हैं और कहाँ से सब्जेक्ट की तरह वहाँ से क्वेश्चन फंसाए जाएं। इसके बाद करंट अफेयर देखा जाएगा। पहले एग्रीकल्चर पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिए आप, ताकि यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना ना हो। द्वितीय हरित क्रांति समझिए। द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। सदाबहार क्रांति भी कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं तो दूसरे शब्दों में कहें तो जैविक कृषि भी कहते हैं। जैविक कृषि भी कहते हैं। इस दूसरी हरित क्रांति का नारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। नारा किसने दिया? कलाम साहब ने। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने नारा दिया इसका। यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था कि सन 2020 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। ऐसा कब होगा? जब देश के युवाओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा, जब देश का युवा अपनी क्षमता के आधार पर देश के विकास में योगदान देगा, तब जाकर के अपना देश विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। परंतु ऐसा कब होगा? जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य कब अच्छा होगा? कि जब अच्छी फसलों को, यानी कि गेहूं चावल जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उन्हें अच्छे से आप खाएंगे, सही फसलें खाएंगे, तभी तो होगा। और रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग की हुई फसल को खाने से स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं होगा। यानी इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि रासायनिक खादों, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग न करके इसके स्थान पे किसका प्रयोग करें? इसका प्रयोग न करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? गोबर की खाद का। गोबर की खाद के साथ साथ हरी खाद का प्रयोग करेंगे। हरी खाद, बार बार प्रश्न आता है हरी खाद किसे कहते हैं? तो ढैंचा जानते होंगे और सनई, ढैंचा और सनई को हरी खाद कहते हैं। यानी रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के स्थान पे गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया को द्वितीय हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति यानी जैविक कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सन 2004 में, यह पूछा जा चुका है, पिछली बार पीसीएस में आया था कि सन 2004 में राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान, राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान का गठन किया। और राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान का गठन 2004 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में।
समझिएगा कि हरित क्रांति प्रथम और हरित क्रांति द्वितीय, प्रथम में नए बीज थे, उर्वरकों का प्रयोग हुआ था, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ था। द्वितीय में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करके उसके स्थान पर गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसे जैविक कृषि सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ढेर सारे प्रश्न आपके हैं, आराम से फ्रेमिंग करते रहिएगा। अब समझिए, आपने पढ़ा होगा भूदान आंदोलन, सुने होंगे भूदान आंदोलन। अब एकदम बेसिक चल रहा है भूदान आंदोलन, जिसे ग्राम्य दान आंदोलन भी कहते हैं। ग्राम्य दान आंदोलन 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर के किसी भी किताब में आपको इतनी गहराई से चीज़ें नहीं मिलेंगी, और आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो अपनी क्लास का सारी चीज़ें हूबहू क्लास के आपके पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे आपके। ठीक है, तो भूदान आंदोलन यानी ग्राम्यदान आंदोलन के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। समझिएगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे का नाम तो सुने होंगे। विनोबा भावे के बारे में राष्ट्रीय आंदोलन में सन 1940 में, राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी चर्चित हुए थे, जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। याद है आपको? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था सन 1940 में, तो यही विनोबा भावे थे जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्हीं विनोबा भावे को क्या कहा जाता है? गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? तो विनोबा भावे को कहा जाता है। यही विनोबा भावे दक्षिण भारत के एक राज्य आंध्र प्रदेश में पहुंचे। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा प्रांत था जिसका नाम था पोचमपल्ली में पहुंचे, और इन्होंने जमींदारों से यह आह्वान किया कि भूमिहीन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था बनाएं, जिससे उनके परिवार का भी भरण पोषण चलता रहे। परिणाम स्वरूप भूदान आंदोलन यानी कि विनोबा भावे का साथ यहाँ के आंध्र प्रदेश के जमींदारों ने दिया, और इनके कहने पर ढेर सारी भूमि को दान दे दिया गया ऐसे भूमिहीन कृषकों को जिनके पास भूमि नहीं थी। इसीलिए इसे भूदान आंदोलन कहा गया। तथा कई ऐसे भी जमींदार हुआ करते थे जिनके पास कई गांव थे। उन जमींदारों ने कई गांवों को भूमिहीन कृषकों को दान कर दिया, इसीलिए इसे ग्राम्य दान आंदोलन के नाम से भी जाना गया। यह आंदोलन किसी भी प्रकार का ऐसी क्रांति के रूप में उभरा जिसमें रक्त नहीं बहा, यानी कि एकदम शांतिपूर्ण चला। इसीलिए इसी आंदोलन को, भूदान आंदोलन को क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। बहुत ही फेमस प्रश्न है कि रक्तहीन क्रांति को चलाने वाला व्यक्ति कौन? तो आंसर में आप क्या बताएंगे? भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन? विनोबा भावे। समझ में आ गया कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया। 1940 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान यह था भूदान आंदोलन। अब इस भूदान आंदोलन के बाद कल की क्लास में आपको खाद्य सुरक्षा पढ़ाऊंगा। खाद्य सुरक्षा क्या है, बीपीएल और एपीएल का मानक क्या है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही बफर स्टॉक के साथ साथ पीडीएस प्रणाली को भी लाया गया है। अब इन दोनों का विभाजन क्या है और कैसे उनका आधार तय किया जाता है, यह अगली क्लास में हम देखेंगे। तो आपसे उम्मीद यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद करंट अफेयर शुरू होने वाला है और करंट अफेयर से जितने प्रश्न हैं आपका 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी सोच और समझ बदल जाएगी। ठीक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।